नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जितने सारे बैंक्स हैं, तो उस सारे बैंक्स के ऊपर हमेशा टक्कर मतलब लगते चले जा रहे हैं। हमेशा वो टक्कर, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टक्कर देते देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो लीडर जो है वो एचडीएफसी बैंक है, वो बहुत आगे चल चुके हैं। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके बाद एक्सिस बैंक है, उसके बाद इंडसइंड बैंक है। तो इस तरीके से कुछ लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी लिस्ट में और एक कंपनी अच्छा खासा काम करने का कोशिश कर रहा है, उसका नाम है फेडरल बैंक। तो आज मैं बात करूंगा फेडरल बैंक के बारे में, जो एक छोटा बैंक है। छोटा मतलब करीबन करीबन 25-27 हजार करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो एक लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज डिटेल डिस्कस करूंगा, क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी पब्लिश किया। तो मैं आपको कम मतलब प्रॉमिस किया था, जब इसका रिजल्ट आएगा तब इस कंपनी के बारे में और भी डिटेल्स डिस्कस मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक के ऊपर जब मैं कोई रिसर्च मतलब कोई आपको वीडियो सामने लेके आता हूँ, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट में ही हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा उसके ऊपर एनालिसिस करने अच्छे लगते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपने इस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, डेली अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है फेडरल बैंक लिमिटेड। तो फेडरल बैंक लिमिटेड जो है, वो देखा जाए टोटली एक प्राइवेट बैंक है। और साथ ही साथ इस कंपनी का जो पिछले दिनों में देखिए 4.5-5% तक तेजी देखने को मिला। देखिए, पहली बात, आप आपने एक चीज नोटिस नहीं करे होंगे कि स्टॉक जब ओपन हुआ तो छोटा मोटा एक डाउनफॉल देखने को मिला, और अचानक यहाँ पे तेजी आया। तो मार्केट में अचानक तेजी आने के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, जो कंपनी फ्लैट मूवमेंट में चला था और अचानक 4.5% से भी ज्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिला। उसके पीछे कारण कौन सा है, उसके पीछे लॉजिक कौन सा है, चलो उसी के ऊपर मैं डिस्कस कर लूंगा, सॉरी डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी ने रिजल्ट जो पब्लिश किया वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखिए, कंपनी का नाम कौन सा है, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है फेडरल बैंक। आप देख सकते हैं द फेडरल बैंक लिमिटेड। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट आपको, अनऑडिटेड रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। देखिए, बहुत सारे मतलब लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है, सर अनऑडिटेड रिजल्ट क्यों दिया जाता है, कि ऑडिटेड रिजल्ट क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, जब कोई रिजल्ट पब्लिश किया जाता है तो कंपनी ऑडिट करने के लिए टाइम लगता है। तो हर क्वार्टर एंड एंड होने के बाद सेबी के पास उसका जो डेटा है, मतलब क्वार्टर एंड होने का, वो डेटा भेजना पड़ता है। मतलब अकाउंट्स जो डेटा के आधार के हिसाब से बैंकिंग सॉरी कंपनी ने क्या किया इस क्वार्टर में, उसका डेटा भेजना पड़ता है। तो वो अनऑडिटेड होता है, मतलब ऑडिट ना होने के बाद ही भेज देता है। तो ऑडिट, किसी को अगर किसी इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर को उसको गड़बड़ी लगे इस डेटा सीट में, तो वो ऑडिट करा सकते हैं। और वो ऑडिट करा के कंपनी के अगर गड़बड़ी मिले तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा केस फाइन भी होगा, सेबी बहुत बड़ा फाइन भी करेगा। साथ ही साथ स्टॉक में भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिलेगा। तो कंपनी चाहते नहीं इस तरीके से मतलब नेगेटिव रिजल्ट सामने ले आने के लिए। हाँ, बहुत सारे छोटे कंपनी जो होते हैं, जैसे माइक्रो कैप, मिड कैप, तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है जो इस तरीके से फ्रॉड केस करते आए हैं। तो आज भी करना चाहते हैं, मगर सेबी के रूल्स के हिसाब से कर नहीं पाता, तो छोटा मोटा करे तो करप्शन तो होता ही रहता है। तो चलो कंपनी का डिटेल्स आपको दिखाए। तो कंपनी के इनकम कहाँ से आते हैं? तो कंपनी का इनकम आता है इंटरेस्ट से। कंपनी इंटरेस्ट से ही सबसे ज्यादा इनकम कमाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ही इसका मेन पॉइंट्स है जिसके माध्यम से कंपनी इंटरेस्ट कमाते हैं। तो इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल्स, इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कंपनी इनकम करते हैं। तो अदर्स इनकम, सारे चीज जोड़कर कंपनी का टोटल जो इनकम हुआ, तो करीबन करीबन 4 लाख, मतलब सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली मैं बता दूं, यहाँ पे लाखों में फिगर दिया गया है। तो अराउंड अराउंड 4,88,658। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब लाखों में है, तो आप लास्ट से दो मतलब अमाउंट को आप क्लोज कर दीजिए, तो 4 लाख, आप 8,800, सॉरी 4 लाख नहीं, 4,880 86 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, फिगर देख लीजिए, लास्ट में आपको करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में। तो पिछली बार कितना था? 4,31,000 था, सॉरी 4,30,000 के आसपास। तो उससे पहले क्या किया था? 4,06,000 के आसपास। तो यहाँ पे अच्छा खासा
कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला, कंपनी का इनकम ग्रोथ देखने को मिला। अभी कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर देखिए, आप कहेंगे सर एक्सपेंस कहाँ पे है? देखिए बैंकिंग सेक्टर में एक्सपेंडिचर होता है, कोई एक्सपेंस नहीं होता है। तो एक्सपेंडिचर जितने सारे एक्सपेंस कंपनी ने किया, उनमें से इस बार देखा जाए तो 3,60,000, पिछले बार था 3,27,000, पिछले सालों में था 3,09,000 के आसपास। तो एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किया। तो जो चीज सब बहुत इंपॉर्टेंस है बैंकिंग के लिए, वो है प्रोविजन। तो प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं कोई भी बैंकिंग के लिए। प्रोविजन सबसे ज्यादा कम होना चाहिए, प्रोविजन अगर ज्यादा हो गया तो कंपनी के लिए खतरा है। तो प्रोविजन यहाँ पे देखिए 28,400, जो पिछले बार था 17,500, जो पिछले सालों में था 31,100। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी के जो प्रोविजन है वो यहाँ पे पिछले सालों से भी कम हुआ, मगर पिछले क्वार्टर से बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो प्रोविजन को कंपनी कंट्रोल में नहीं लेके आया, कंट्रोल में नहीं ले आ पाए। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब टैक्सेशन पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, तो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ 74,091। इसका मतलब 740 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो पिछले बार कितना हुआ था? पिछले बार हुआ था करीबन 640 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। पिछले सालों में कितना हुआ था? 480 करोड़ के, 490 करोड़ चलो मान के लेता हूँ, 490 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब कितना बड़ा जंप देखने को मिला, कितना शानदार जंप देखने को मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी का जो परसेंटेज है वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी जो चीज और एक देखना है वो है कंपनी का एनपीए रेशियो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस डेटा को भी आपको कंपनीज को कम करना चाहिए। कितना कम किया वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे कंपनी ने बहुत शानदार काम किया, बहुत 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 शानदार काम किया। कंपनी का जो एनपीए है, नेट एनपीए का जो परसेंटेज है, वो कंपनी ने बहुत कम किया। इसीलिए मैं फेडरल बैंक के ऊपर मैं बहुत फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि फेडरल बैंक अच्छा खासा काम करते आए हैं, अच्छा खासा काम करते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फेडरल बैंक एक अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जरूर दे सकते हैं फ्यूचर में। तो आप देखेंगे तो पिछले साल में 1.15% का टोटल एनपीए था। इस बार वो कितना बना चुके हैं? 0.82, जो पिछले बार था 0.96। इसका मतलब कंपनी के देखिए, आप अगर एचडीएफसी बैंक का एनपीए देखेंगे तो 0.64% के आसपास होगा, कोटक बैंक के भी इसी के आसपास, आईसीआईसीआई बैंक भी इसी के आसपास। इसका मतलब जो लीडर्स कंपनी है उसी के आसपास कंपनी एनपीए लेके आ रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है, कंपनी का एनपीए भी घटते जा रहा है। तो जितना एनपीए घटेगा उतना ही बैंक के लिए खास होगा। तो एनपीए क्या होते हैं, मैं चलो एक बार आपको डिस्कशन कर लेता हूँ। एनपीए एक्चुअली होता है क्या, कि मान के चलिए बैंक ने जितने सारे पैसे लोन के हिसाब से मार्केट में दे के रखा है, तो उनमें से कितने पैसे वापस नहीं आ रहा है, तो उसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो एसेट परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा है, कंपनी ने जो लोन बांटे वो एक्चुअली एसेट है। तो एसेट कितना वापस आया, उसी के परसेंटेज यहाँ पे देखा जाता है। तो कितने परसेंट एनपीए, यहाँ पे जो परसेंटेज दिखा जाता है ना, यहाँ पे जो दिखाई गया, वो एक्चुअली कितने पैसे वापस नहीं आया। तो जितना पैसा वापस मतलब जितने कम पैसा वापस आएगा, सॉरी जितने पैसा वापस नहीं आएगा, तो वही कंपनी के लिए खतरा है। तो पैसा जितना कम मार्केट में पड़े रहेंगे तो उतना ही कंपनी के लिए खास है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली खास दिखा। तो मैं इसीलिए फेडरल बैंक के लिए ऊपर आपको फोकस रखने के लिए कहूंगा। कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज भी यहाँ पे देख सकते हैं। सारे सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको जो चीज देखना है, बाकी चीज आप देखे ना देखे कोई बात नहीं, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग मतलब जितने सारे सेविंग अकाउंट है, जितने सारे करंट अकाउंट है, तो इसके बेसिस से कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया, ये बहुत इंपॉर्टेंस है बैंकिंग के लिए। तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया, करीबन 2,95,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। जो पिछले बार 2,60,000 करोड़ के आसपास था, पिछले साल में 2,40,000 करोड़ के आसपास था। तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखा। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा। तो इसीलिए पिछले दिनों में शानदार रैली एक देखने को मिला। तो हाँ, अभी आप कहेंगे सर आज के दिन मार्केट में प्रेशर है तो इसलिए स्टॉक के ऊपर अप्स एंड डाउन देखने को मिला। तो अंत में कंपनी के बारे में सर एक ही चीज कहूंगा, कंपनी का एनपीओ लगातार लगातार घटते जा रहे हैं। तो इस बार अच्छा खासा एनपीओ को मेंटेन किया कंपनी ने। कंपनी का पैग रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, पैग रेशियो 0.50 के नीचे होना चाहिए था। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज बहुत कम है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी का सीएआर परसेंटेज भी ठीक ठाक है, कंपनी का एनआईएम परसेंटेज भी ठीक ठाक लेवल में है। तो अंत में एक ही बात कहूंगा कंपनीज के बारे में, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी में जब से स्टार्ट हुआ तब से कंपनी लगातार लगातार देखिए, यहाँ पे एक इस चीज को बोलते हैं आप हायर हाई हायर हाई हायर हाई करते गए,
कंपनी यहाँ पे कोविड के सिचुएशन में क्रैश हुआ था, फिर से कंपनी ने रिकवरी किया और यहाँ पे जो टॉप लेवल था 130 रुपीज के आसपास, वो लेवल भी तोड़ने का कोशिश कर रहा है। अगर वो लेवल तोड़ दिया तो एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखिए तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए जरूर रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल इस कंपनी बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। इस तरीके से सिनेरियो आपको देखने को मिला। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।